So let us start about alternating current. This is the next chapter we are taking on. So पिछली जो क्लास है उसमें हमने बात करी थी, या पिछला जो चैप्टर था उसमें हमने बात करी थी अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मींस अ फिनोमेना जो इलेक्ट्रिक करंट बनाता है, राइट। और क्यों बनाता है, कैसे बनाता है, क्या फिनोमेना है, क्या रीज़न है, किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होता है, या क्या वो डिवाइस है अल्टरनेटिंग करंट के बनने का। इन we all these things we have discussed in our earlier class, which is about electromagnetic induction. ओके तो यहाँ पे हम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में ही पार्टिकुलरली बात करेंगे। डायरेक्ट करंट के बारे में हमने जो सेकंड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी उसमें बात करी थी, इन विच डायरेक्ट तो पहले सबसे पहले तो समझना ये आवश्यक है कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपके सामने इस सीक्वेंस में हम इन चीज़ों को समझेंगे रिगार्डिंग अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन उससे पहले जो हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अल्टरनेटिंग करंट या डायरेक्ट करंट की, उनको अंडरस्टैंड करते हैं। बिगिन विद लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन अल्टरनेटिंग करंट वंस अगेन। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो हमारा लास्ट आर्टिकल इट इज अबाउट एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। जनरेटर is it is also called as dynamo, right? AC dynamo, DC dynamo। तो ये जो AC जनरेटर है ये किस तरह से काम करता है, क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल है और क्या इसका आउटपुट वेवफॉर्म है, तो ये हमने समझा था। तो हमने क्या अंडरस्टैंड किया कि इट इज द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विच कॉजेज द अल्टरनेटिंग करंट टू फ्लो एज आउटपुट। उसके लिए कुछ हम मैकेनिकल वर्क करते हैं, मतलब मैकेनिकल एनर्जी हम उस AC जनरेटर के ऊपर स्पेंड करते हैं, और वो फिर हमें एसी जो जनरेटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना फॉलो करते हुए हमें आउटपुट में क्या देता है, अल्टरनेटिंग करंट, एक तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो आउटपुट ऑफ एन एसी जनरेटर इज इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। जो भी उसकी आउटपुट है वो हमें कैसे मिलती है उसको हम नाम देते हैं अल्टरनेटिंग करंट, और उसकी वेव फॉर्म कुछ इस तरह से है। अगर वर्टिकल एक्सिस के ऊपर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट, उसकी वजह से जो करंट इंड्यूस होगा उसको शो करते हैं, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग टाइम को शो करते हैं, तो हमारे पास एसी जनरेटर का आउटपुट वेव फॉर्म कुछ इस तरह से मिलता है। तो कैसे ये मिलता है और क्या इसका डिफरेंट रोटेशंस के ऊपर क्या वैल्यू किस तरह से मिलती है वो हमने लास्ट टाइम समझा था। और जो लेफ्ट साइड में आप डायग्राम देख रहे हैं दिस इज फॉर द डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट अगर उसी तरह से वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग जो ईएमएफ या करंट है उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग टाइम, तो हम देख रहे हैं डायरेक्ट करंट एक फिक्स वैल्यू के ऊपर मेंटेन रहता है, ना तो ये अपना मैग्नीट्यूड चेंज करता है और ना ही अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। जबकि अल्टरनेटिंग करंट के केस में ये अपनी जो मैग्नीट्यूड है वो भी टाइम के साथ चेंज करता रहता है, और एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के बाद अपनी जो डायरेक्शन है उसको भी चेंज करता है। So such a kind of current which changes its magnitude and direction periodically with time, it is called as an alternating current। ये कई तरीके का हो सकता है alternating current। okay, so alternating current, now we can have a difference about alternating current and direct current। so first difference is that for one complete cycle the current changes its direction one time। एक टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड क्या चीज है, क्योंकि करंट जो है अपनी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज कर रहा है, तो एक डेफिनेट टाइम जिसके बाद वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है उसको हम टाइम पीरियड की फॉर्म में समझते हैं। ओके, तो यानी कि एसी का वो साइकिल जो बार बार अपने आप को रिपीट करता है। तो हम क्या देखते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट के केस में जब हम किसी आउटपुट जो भी डिवाइस है, दिस इज कॉल्ड एज लोड रेजिस्टेंस, या इसको हम आउटपुट नाम दे देते हैं या सिंपली लोड नाम देते हैं, उसके साथ अगर हम कोई एसी सोर्स जोड़ते हैं, ये सिंबल होता है एसी के लिए, अल्टरनेटिंग सोर्स, राइट। तो जब इसको हम जोड़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, इस डायग्राम में ये साइकिल दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड द अदर हाफ साइकिल इज सेड टू बी नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है तो उसके लिए करंट की डायरेक्शन एक ही रहती है, करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन, ऑफ कोर्स विद चेंजिंग वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड।
लेकिन जैसे ही साइकिल चेंज होता है एसी का, यानी कि एसी सोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ जो है अप्लाई करता है, तो करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है, या यूं कहिए कि हाफ साइकिल के बाद करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है. सो दैट इज द वे इन विच अल्टरनेटिंग करंट बिहेव्स. सो इट reverses the direction in equal intervals of time periodically. तो करंट विच इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जब एसी करंट फ्लो होता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हालांकि करंट के अपोजिट होते हैं, तो हाफ साइकिल के लिए वो एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं और नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं. तो एक तरह से अल्टरनेटिंग करंट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज कैरियर्स हैं, दे कीप ऑन ऑसिलेटिंग, राइट. हाफ टाइम के लिए वो एक डायरेक्शन में, अगले हाफ टाइम के लिए वो, अगले उतने ही टाइम के लिए वो अपोजिट डायरेक्शन में. तो इस तरह से वो एसी करंट के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज कैरियर हैं, दे कीप ऑन ऑसिलेटिंग इन द सर्किट, राइट. और इन केस ऑफ डायरेक्ट करंट, करंट कीप्स ऑन फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन ओनली, क्योंकि यहाँ पे जो भी बैटरी या सोर्स हम डायरेक्ट एसी के लिए, सॉरी डायरेक्ट ईएमएफ के लिए यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट करंट के लिए यूज कर रहे हैं, वो एक ही डायरेक्शन में ईएमएफ को अप्लाई करता है. सो इसकी पोलैरिटी जो है वो चेंज नहीं होती है. सो देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ वी कैन से इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ओनली इन वन डायरेक्शन. सो दिस इज वन बेसिक डिफरेंस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट. तो ये जो एसी है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट है, हमने क्या समझा? अल्टरनेटिंग करंट इज द करंट विच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड, right, which changes its magnitude with time and direction periodically. मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होता रहता है, इसका मतलब वैल्यू चेंज होती रहती है, कम ज्यादा होती रहती है. जो वैल्यू है करंट की वो डिपेंड करता है किस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हम उसको जान रहे हैं. एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम इट विल हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द कंप्लीट साइकिल. एंड डायरेक्शन भी अपनी चेंज करता है, तो इट कैन हैव डिफरेंट वेव फॉर्म्स, यानी कि इसकी जो वैल्यू चेंज होती है ये डिफरेंट तरीके से चेंज हो सकती है और उसके अकॉर्डिंग उसका वेव फॉर्म भी चेंज हो जाता है. तो मान लीजिए यहाँ पे जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है या जो भी है वो हमने वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग रिप्रेजेंट करी है, टाइम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग, जैसे सभी डायग्राम में शो किया गया है. तो ये वाला डायग्राम तो हमने समझा था जो एसी जनरेटर के केस में हमने देखा था. हो सकता है आउटपुट वेव फॉर्म कुछ इस तरह से हो, यानी कि अल्टरनेटिंग जो वेव फॉर्म है, अल्टरनेटिंग करंट की वेव फॉर्म कुछ ऐसे भी हो सकती है. दिस इज काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म. इसमें एक से ज़्यादा तरह की जो वेव फॉर्म्स हैं वो एक तरह से एक दूसरे के ऊपर इम्पोज हो रही हैं. ट्राइंगुलर वेव फॉर्म हो सकती है इस तरह से, करंट में इंक्रीज लीनियरली, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि करंट लीनियरली इंक्रीज नहीं करता है. जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो एक डिफरेंट अमाउंट के साथ चेंज होता रहता है. पहले वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मिनिमम होता है, जैसे हम वहाँ पे उसको अंडरस्टैंड करते हैं. तो ये पॉइंट कौन सा है एसी जनरेटर के केस में? ये पॉइंट वो है, ये ओरिजिन, जब साइन वेव से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये पॉइंट वो है जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, कॉइल का जो प्लेन होता है एट इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम t इज इक्वल टू 0 विच वी कैन कॉल एज t इज इक्वल टू 0, उस समय कॉइल का जो प्लेन है, आर्मेचर कॉइल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है. उस सिचुएशन में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो मिनिमम होता है. तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि जैसे वो रोटेशन उसकी कैरी आउट होती है तो उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो बढ़ता जाता है. और जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाती है तो वहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो मैक्सिमम होता है. तो उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ भी मैक्सिमम. तो इस तरह से, और यहाँ पे है कि स्ट्रेट देयर इज ए लीनियर इंक्रीज इन द इंड्यूस्ड ईएमएफ विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. तो इस तरह से भी वेव फॉर्म हो सकता है. ये भी एक वेव फॉर्म है, स्क्वेयर वेव. ये तरह का जो वेव फॉर्म है ये डिजिटल सर्किट्स में यूज किया जाता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में. सो एसी कैन हैव डिफरेंट waveforms. So now we are ready to take the difference between alternating current and direct current. Direct current, it is also called as the steady current. So left column जो है वो alternating current का है, right side वाला जो column है it is about direct or we can say steady current which does not change. तो सबसे पहला जो difference है हम उनको टेबुलर फॉर्म में अंडरस्टैंड कर सकते हैं. It will be easy to remember. तो पहला जो डिफरेंस है वो उनकी नेचर ही के रूप में ही हम इनको लिख देते हैं. अल्टरनेटिंग करंट के केस में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस रेगुलरली एंड पीरियोडिकली, राइट. एंड इन केस ऑफ डायरेक्ट करंट मैग्नीट्यूड में चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है लेकिन डायरेक्शन इट डज नॉट चेंज, राइट. तो ऐसा डायरेक्ट करंट
जिस केस में जो मैग्नीट्यूड है चेंज हो सकता है और डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, तो उस केस में उस तरह का जो डायरेक्ट करंट है उसको थोड़ा सा हम क्या बोलते हैं, इम्प्योर डायरेक्ट करंट। ठीक है, वो एग्जैक्ट आइडियल डायरेक्ट करंट नहीं है। दिस इज द डायग्राम और वी कैन से ग्राफ फॉर द आइडियल डायरेक्ट करंट। उसमें कोई वेरिएशन जो है नहीं होती है, इट जस्ट गिव्स ए कांस्टेंट आउटपुट, so it remains at one fixed value with respect to time. So this is the ideal direct current. लेकिन we may have the change in, जैसे डीसी डायनमो, अगर आपने डीसी डायनमो के केस में उसको अंडरस्टैंड किया होगा, तो यहाँ पे ये डायग्राम है डीसी जनरेटर या डीसी डायनमो। तो वहाँ पे दो कंप्लीट रिंग के बजाय हम क्या यूज़ करते हैं, दो हाफ रिंग्स। देखिए, एसी डायनमो हो, एसी जनरेटर हो, चाहे डीसी जनरेटर हो, आर्मेचर कॉइल में करंट की डायरेक्शन उसी तरह से चेंज हो रही है। लेकिन दो ये जो आउटपुट मैनेजमेंट हमने किया दो हाफ रिंग्स यूज करके, इसकी वजह से आउटपुट जो सर्किट है उसमें करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द यूजिंग टू स्प्लिट रिंग्स। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि मैग्नीट्यूड जो है इसका चेंज हो सकता है। तो डीसी डायनमो का जो हमने केस डिस्कस किया था ये, तो यहाँ पे देखेंगे कि हाफ रोटेशन के लिए तो आपको आउटपुट मिल जाएगी इस तरह से, यहाँ पे राइट साइड को आप देख सकते हैं, आपको आउटपुट मिल जाएगी इस तरह से। लेकिन जब 180 डिग्री के फर्दर, यानी कि हाफ रोटेशन के फर्दर जब रोटेशन होगी, तो आउटपुट सर्किट में करंट की डायरेक्शन फिर से वही होगी, तो फिर से वो इसी डायरेक्शन में आउटपुट हमें मिलेगी। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट करंट। जो उसका मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो सकता है, बट उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती है। सो दिस इज what we understand from the nature of the direct current. Second difference क्या है? In case of alternating current, जब किसी सर्किट में से alternating current पास हो रहा है, in that case या फ्लो हो रहा है, in that case the electric charge जो है it changes its direction periodically। जैसे मैंने अभी समझा है कि इलेक्ट्रॉन जो है हाफ टाइम के लिए एक डायरेक्शन में और नेक्स्ट हाफ टाइम के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते रहेंगे, यानी कि एक तरह से ऑसिलेट करते रहेंगे, फ्लक्चुएट करते रहेंगे। पूरे टाइम पीरियड के जो हाफ टाइम है उसके लिए वो एक डायरेक्शन में और अगले हाफ के लिए वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द अल्टरनेटिंग करंट। एंड इन केस ऑफ डायरेक्ट करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। सो दैट इज इट। द फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट डिफरेंस इज दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इट वेरीज फ्रॉम 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री। जैसे इंडिया में द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी विच वी रिसीव फ्रॉम द मेन सप्लाई इट इज 50 हर्ट्ज। घरों में, इंडस्ट्रीज में जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है वो 50 हर्ट्ज होती है, और बाकी कुछ एक कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे 60 हर्ट्ज होती है, जैसे अमेरिका है या और कोई कंट्री है, जस्ट लाइक दैट। लेकिन डीसी की वैल्यू जो है, सॉरी फ्रीक्वेंसी जो है, इट इज 0, इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, सो देयरफॉर इट्स फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो 0। हालांकि इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए चाहे मेन सप्लाई 50 हर्ट्ज है या 60 हर्ट्ज है, इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए जो frequency है it may be changed to very high value. For example, in case of induction furnaces, right? Induction furnaces industries में यूज होते हैं मेटल को मेल्ट करने के लिए, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी AC की बहुत ज़्यादा रखी जाती है, इवन इन 1000 हर्ट्ज में, क्योंकि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी जो उसमें एडी करंट्स जिसको हम कहते हैं वो उतने ही ज़्यादा इंड्यूस होंगे, राइट? एडी करंट ज़्यादा इंड्यूस होंगे तो इसका मतलब जो हीटिंग इफेक्ट है उस मेटल पीस में, जो मेटल ब्लॉक जिसको मेल्ट किया जाना है, वो भी उसमें उतना ही ज़्यादा होगा। तो इंडस्ट्री पर्पज़ के लिए वो फ्रीक्वेंसी कैन बी चेंज्ड, उसके लिए सेटअप होता है अलग से, लेकिन एसी मेन से जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज की ही आएगी। सो दिस इज अनदर डिफरेंस। सो अनदर डिफरेंस इज दैट द वेरिएशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कैन बी शोन बाय आइदर साइनोसाइडल, ट्रायंगुलर और स्क्वायर वेव्स, जस्ट एज वी हैव डिस्कस्ड इन अवर दिस डायग्राम। ये साइनोसाइडल वेरिएशन है, ग्राफ है, इस तरह से एसी वेव फॉर्म को शो कर सकता है। ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है, ये स्क्वायर वेव फॉर्म है, या कोई कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म की फॉर्म में भी एसी को शो किया जा सकता है, ये इसका मीनिंग है। जबकि डायरेक्ट करंट दे आर शोन बाय प्योर एंड पल्सेटिंग। पल्सेटिंग मतलब वो चेंज हो सकते हैं, राइट, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। स्ट्रेट लाइन से जनरली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अनदर डिफरेंस इज दैट पावर फैक्टर इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इट वेरीज फ्रॉम 0 to 1. व्हाट इज पावर फैक्टर? पावर फैक्टर रिप्रेजेंट्स द मैनर इन विच एनर्जी इज इलेक्ट्रिक एनर्जी इज गेटिंग कंज्यूम्ड।
सो इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, पावर क्या मेजर करता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंजम्पशन या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, राइट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग सर्किट्स मीन्स अल्टरनेटिंग सर्किट कौन से हुए? ऐसे सर्किट्स जिसमें अल्टरनेटिंग करंट जो है यूज किया जाता है, राइट। तो उसका जो पावर फैक्टर है वो 0 और 1 के बीच में रहता है। 1 का मतलब क्या है? 100% ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड इन द आउटपुट, एंड उससे कम अगर पावर फैक्टर है तो उसका मतलब क्या है? दैट नॉट 100% अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी AC इट इज कन्वर्टेड टू द आउटपुट। सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द पावर। तो इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ये जो पावर फैक्टर है ये 0 और 1 के बीच में रहता है, जबकि डायरेक्ट करंट के केस में पावर फैक्टर इज एग्जैक्टली 1। ओके, सोर्स ऑफ AC, नेक्स्ट डिफरेंस इज सोर्स ऑफ AC। कहाँ से AC अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज है हमें मिलती है? AC जनरेटर से या AC डायनामो जिसको हम कहते हैं, या फिर मेन सप्लाई, मेंस की जो सप्लाई आती है घरों में, इंडस्ट्रीज में, उस वहाँ से हमें AC जो वोल्टेज है वो मिलती है। और दूसरी तरफ डायरेक्ट करंट का सोर्स क्या है? बैटरीज हैं, सेल्स हैं, या फिर DC डायनामो, जैसा लास्ट जो चैप्टर है उसमें भी हमने डिस्कस किया, या एक डायग्राम में हमने देखा। उस डायग्राम को एक बार फिर से देखेंगे हम। ओके, सो नेक्स्ट डिफरेंस इज दैट AC कैन बी ट्रांसफर्ड। अब ये एक बड़ा एडवांटेज है AC का, ठीक है, कि AC जो है वो लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रांसफर किया जा सकता है सेफली एंड विद ए मिनिमम लॉस ऑफ एनर्जी। उसमें जो एनर्जी का लॉस है वो कम होता है, जबकि DC को जो है लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उस केस में एनर्जी लॉस जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, राइट। सो दैट इज़ नॉट ए वी कैन से इकोनॉमिकल मेथड टू यूज। So this is one big difference, or we can say advantage of AC. AC circuits have, AC circuit में क्या क्या कनेक्टेड हो सकता है, क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं? रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स। रजिस्टर्स का मतलब कोई भी हीट जो एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस है, बाकी कैपेसिटर्स कनेक्ट किए जा सकते हैं, इंडक्टर्स कनेक्ट किए जा सकते हैं, जबकि डायरेक्ट करंट में सिर्फ रजिस्टर्स ही कनेक्ट किए जाते हैं, राइट। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स हैं they behave differently towards the alternating currents of different frequency, या यूं कहिए कि currents of different frequency। जबकि DC की फ्रीक्वेंसी तो होती ही 0 है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको ये कैपेसिटर्स और इंडक्टर जो हैं डायरेक्ट सर्किट में यूज करना फेवरेबल नहीं है। सो ओनली रजिस्टर्स आर कनेक्टेड। ओके, और AC सर्किट में जो भी एक तरह से पैरामीटर है वो होता है इम्पीडेंस। अब ये इम्पीडेंस क्या चीज़ है, और यहाँ पैरामीटर का मीनिंग क्या है? मतलब AC सर्किट में जो भी ये कंपोनेंट्स जोड़े जाते हैं, रजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, ये एक तरह से सर्किट में क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे आर द एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइसेस। और कुल मिलाकर वो सर्किट में एक तरह से क्या इम्पोज करते हैं? दे गिव इम्पीडेंस टू द अल्टरनेटिंग करंट। अब इम्पीडेंस का मीनिंग क्या है? इट इज द अपोजिशन। ठीक उसी तरह से जैसे रजिस्टर सर्किट में रेजिस्टेंस देता है, ठीक है, वही यहाँ पे इसका मीनिंग है। लेकिन क्योंकि कैपेसिटर भी यूज होते हैं, इंडक्टर भी होते हैं, और वो AC की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं, वो एक इंडक्टर कितना अपोजिशन ऑफर करेगा AC को, वो डिपेंड करेगा कि जो AC की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है। उसी तरह से कैपेसिटर भी। सो देयरफॉर उनका जो अपोजिशन है इट इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस, फिर चाहे वहाँ पे रजिस्टर भी कनेक्टेड क्यों ना हो। तो AC सर्किट में जो यहाँ पे पैरामीटर यूज किया जाता है इट इज इम्पीडेंस, मीन्स द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द सर्किट टुवर्ड्स द AC। जबकि DC सर्किट में there is only one we can say parameter, it is the resistance, which we call as resistance. So this is the clear difference between alternating current and the direct current or the steady current. Let us move to the next thing. Now we can clearly define and write and represent the alternating current and alternating EMF. AC जनरेटर में अल्टरनेटिंग EMF बनती है, और उस अल्टरनेटिंग EMF की वजह से एक करंट प्रोड्यूस होता है कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट। सो व्हाट इज एन अल्टरनेटिंग EMF? इट इज दैट EMF विच कंटिन्यूसली चेंजेस इन मैग्नीट्यूड एंड पीरियोडिकली रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। तो ऐसी EMF जिसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है कंटिन्यूसली, और पीरियोडिकली वो डायरेक्शन अपनी चेंज करता रहता है, तो ऐसी EMF को नाम दिया जाता है अल्टरनेटिंग EMF। तो हमेशा हम AC सर्किट्स में अल्टरनेटिंग EMF का ही सोर्स जोड़ते हैं, और उस अल्टरनेटिंग EMF की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा इट विल बी कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि करंट की डायरेक्शन वही होगी जो EMF की डायरेक्शन होगी, राइट।
So alternating current is that current which continuously changes its magnitude, or we can say continuously changes in magnitude and periodically reverses its direction. तो जो मीनिंग है इसको अंडरस्टैंड करने का, ईएमएफ हो या करंट हो, वो सेम लाइंस की फॉर्म में है। तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग जो करंट है दोनों को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया वेव फॉर्म में। हम यहाँ पे साइनोसाइडल जो करंट अल्टरनेटिंग करंट है उसके बारे में बात करेंगे, बाकी के बारे में बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये ब्लू लाइन में जो आप देख रहे हैं दिस इज द अल्टरनेटिंग ईएमएफ, और जो ग्रीन ग्राफ जो देख रहे हैं दिस इज फॉर अल्टरनेटिंग करंट। और मैथमेटिकली हमने देखा था कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ को हम कितना लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, लास्ट जो हमने एसी जनरेटर वाला टॉपिक किया था, राइट, जहां पे E नॉट कितना था, NBA ओमेगा, इफ यू रिमेंबर। सो E नॉट जो है उसके बराबर था, तो उसके अकॉर्डिंग सो दिस E एक्सप्रेशन जो है ये क्या बता रहा है, दिस इज गिविंग द अल्टरनेटिंग ईएमएफ एट पॉइंट ऑफ टाइम टी टाइम के ऊपर जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है उसको हम इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज E, इट इज नथिंग बट द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। और ठीक उसी लाइन में दिस इज उसी स्टेप्स में हम अल्टरनेटिंग करंट के लिए लिखेंगे, तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास इस तरह से रहेगा। तो यही दो फार्मूलाज हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो करंट, अल्टरनेटिंग करंट, इट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट मीन्स द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एट टाइम टी इट इज गिवन बाई आई नॉट, यानी कि मैक्सिमम करंट का कितना होगा, साइन ओमेगा टी टाइम्स। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यूमेरिकली अगर देखा जाए तो ईएमएफ जो है ज्यादा है, राइट, और उस सर्किट में अगर कोई भी कंपोनेंट जुड़ा होगा तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट करेगा, एंड ड्यू टू विच द न्यूमेरिकली करंट विल बी स्लाइटली लेस। तो इसलिए जो करंट की हाइट है वो कम है और ईएमएफ की हाइट जो है वो ज्यादा है। कैलकुलेशन में अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ E इज इक्वल टू वाई आर, तो वहां पे करंट की वैल्यू कितनी हो जाती है वहां से, E अपॉन आर, आर इज द अपोजिशन। तो यहाँ पे जो इंडक्टर है चाहे कैपेसिटर है वो भी कुछ ना कुछ अपोजिशन जो है एसी को ऑफर करते हैं। तो उस सेंस में जो वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट वो कंपैरेटिवली कम मिलती है। तो या तो हम जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है या करंट है उसको रिप्रेजेंट करें साइनोसॉइडल ग्राफ से, या फिर इसीलिए हमने यहाँ पे फंक्शन में क्या यूज किया है, साइन ओमेगा टी, जैसे हमें डेरिवेशन मिलती थी वहां पे, या फिर हम इसको यूज करें ई इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ को एज E नॉट कॉस ओमेगा टी, और उसी तरह से इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट को I नॉट कॉस ओमेगा टी। अब ये साइन यूज करना है या कॉस यूज करना है, दोनों ही आइडेंटिकल है क्योंकि वेव फॉर्म जो है वो आइडेंटिकल है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये यहां से शुरू हो रही है, एट इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज मैक्सिमम, और यहाँ पे साइन से शो करते हैं तो एट इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इट इज मिनिमम। तो ये किस चीज का फर्क है, अगर आप वो डायग्राम याद करें ये, तो जब ये जो आर्मेचर कॉइल है इसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो उस केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है मैक्सिमम होता है, राइट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अगर मैक्सिमम है दैट मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ भी उसी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम होगी। और दूसरा केस है, जैसे यहां पे हमने ये समझा था कि जब कॉइल जो है आर्मेचर कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली होल्ड है, ये तो अलोंग हो गई और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होल्ड होगी, जैसे हमने इसको अंडरस्टैंड किया था। तो परपेंडिकुलरली जब होगी तो उस केस में दो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो मिनिमम होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ भी मिनिमम। तो ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि जब हमने इसको रिकॉर्ड करना शुरू किया टाइम t इज इक्वल टू 0, तो आर्मेचर कॉइल की जो स्टेट थी या पोजीशन थी वो मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग कैसे थी। अगर जो आर्मेचर कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थी, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है, राइट, तो ईएमएफ उस स्टेट में क्या होगा, इनिशियली मिनिमम, क्योंकि उस केस में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो मिनिमम होता है। और अगर थी इस तरह से इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, तो इस केस में जो कॉइल में से जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है वो मैक्सिमम स्पीड के साथ होता है, राइट। तो उस केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो भी मैक्सिमम। तो इसीलिए जब ये जो है सेकेंड केस है और ये जो है वो फर्स्ट केस है, दिस इज द कोसाइन। अगर इनिशियल सिचुएशन ये है तो मीन जो आउटपुट है हमें कॉस की फॉर्म में मिलेगी, आप चाहे उसको करके देख सकते हैं। और ये सिचुएशन है जो हमने डिस्कस करी थी, तो इसके अकॉर्डिंग हमें साइन का ग्राफ मिला, तो साइन ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। सो दिस इज द डिफरेंस। इसी चीज को समझने के लिए एक और डायग्राम यहाँ पे है। अगर हम कॉइल को, ये जो आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे इट इज PQRS, तो हम इसको अगर
QR वाली साइड से देखेंगे, यानी कि सामने से देखेंगे, इसके पीछे से देखेंगे, तो हमें ये फेस दिखाई देगा कॉइल का सिर्फ QR, यहाँ पे इसको AB नाम दे दिया जो भी है। तो इनिशियली ये जब परपेंडिकुलर है तो इस केस में अब देखिए ये कॉइल जो है इस सर्कल में एक तरह से रोटेट करेगी, राइट। तो इस सर्कल में जब ये रोटेट करेगी तो आप देखेंगे कि इस स्टेट में चेंज इन फ्लक्स जो है, यानी कि जो ये कॉइल है ये मिनिमम रेट के साथ जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रही है या इंटरसेप्ट कर रही है, जबकि इस केस में जैसे ही रोटेट करेगी इट विल इंटरसेप्ट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट ए फास्टर रेट। तो ये स्टेट है जब परपेंडिकुलर केस है और ये स्टेट है जब अलोंग केस है। तो जब फास्टर रेट के साथ करेगी तो हम देख रहे हैं यहाँ पे EMF भी मैक्सिमम है ये। तो ये अगर ये स्टेट है इनिशियली तो उसके लिए कॉस की इक्वेशन यूज करेंगे, और अगर इनिशियल स्टेट ये है तो उसके लिए साइन की। तो दोनों ही आइडेंटिकल हैं, तो जनरली हम यहीं पे इसी इक्वेशन से शुरू कर देते हैं, तो बोथ आर आइडेंटिकल। सो दिस इज अबाउट अल्टरनेटिंग EMF एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो ये कुछ एक डायग्राम्स हैं जिनको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द बेसिक आइडिया ऑफ what is alternating current and how it is different from the direct current and in what sense. नेक्स्ट डे हम बात करेंगे अबाउट अल्टरनेटिंग करंट, उसके जो कुछ एक स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, और फिर हम उसके बाद बात करेंगे अबाउट द अल्टरनेटिंग सर्किट्स इन विच AC सर्किट्स, मतलब जिनमें या तो रजिस्टर कनेक्टेड है, या अकेला इंडक्टर कनेक्टेड है, या अकेला कैपेसिटर कनेक्टेड है, या फिर इन दोनों में से, इन तीनों में से किन्हीं दो का कॉम्बिनेशन है, उस तरह से भी डिस्कस करेंगे। या फिर हम बात करेंगे कि तीनों को अगर एक ही साथ किसी AC सर्किट में जोड़ा हो, L को, इंडक्टर को भी, कैपेसिटर को भी और रजिस्टर को भी, तो AC सर्किट किस तरह से बिहेव करता है और उसका जो करंट और वोल्टेज है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। सो दैट इज ऑल आई होप फॉर दिस क्लास।